अब आते हैं बिंदुसार। चंद्रगुप्त मैंने राजनीतिक जीवन में आपको पढ़ाया था, क्या क्या पढ़ना है मौर्य काल में के राजनीतिक जीवन में। तो चंद्रगुप्त मौर्य हो गए। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं बिंदुसार। तो 258 से लेकर चंद्रगुप्त की मृत्यु के बाद 298 से लेकर 273 ईसा पूर्व तक कौन रहा चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल। पिता कौन थे बिंदुसार के? चंद्रगुप्त मौर्य। माता दुर्दधा। ये जैन ग्रंथों के अनुसार है। अन्य नाम अमित्रघात यानी शत्रु विनाशक। सिंहसेन, ये जैन धर्मों में कहा गया है बिंदुसार को। भद्रसार, ये वायु पुराण में इसका नाम मिलता है। मंत्री कौन था इनके? कौटिल्य। बाद में कौन बने? कालवाटक बाद में बने। पहले कौन थे? कौटिल्य, फिर बाद में कालवाटक। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद उसका पुत्र बिंदुसार 298 ईसा पूर्व गद्दी में बैठा। यूनानी जो लेखक थे इसे अमित्रघात कहते हैं, यानी शत्रुओं का विनाशक या शत्रुओं का नाश करने वाले नाम से इसे संबोधित किया है। जबकि जैन ग्रंथों में इसका नाम सिंहसेन बताया गया है और वायु पुराण में इसे भद्रसार कहा गया है। अब आते हैं बिंदुसार की। इसके समय कौन कौन विद्रोह हुए, कहाँ इसने संबंध बनाया। तो तक्षशिला में विद्रोह, जब चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी में बैठा था तो उस समय तक्षशिला में विद्रोह हुआ था। दिव्यादान में नामक ग्रंथ है जो अशोक ग्रंथ में बौद्ध ग्रंथ दिव्यादान नामक ग्रंथ से पता चलता है कि बिंदुसार के शासन काल में तक्षशिला की जनता ने वहाँ के अमात्यों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया, जिसको दबाने के लिए बिंदुसार ने अपने पुत्र अशोक को भेजा, जो उस समय उज्जैन या अवंती या मालवा का प्रशासक था। अतः अशोक वहां पहुंच कर उदारतापूर्ण नीति का अनुसरण करते हुए वहां शांति व्यवस्था स्थापित की। इसके बाद उसे तक्षशिला में नियुक्त कर दिया गया। विदेशियों से संबंध। बिंदुसार के शासन काल की सबसे महत्वपूर्ण घटना दो देशों सीरिया और मिस्र के शासकों के साथ सांस्कृतिक संबंध की स्थापना थी, जो इस प्रकार है। सीरिया में स्ट्रैबो के अनुसार सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम ने डायमेकस नामक राजदूत, देखिए एंटियोकस, और वहाँ कौन था राजदूत? मेगास्थनीज आया था। और इसके समय में डायमेकस नाम का राजदूत इसके दरबार में आ जाता, बिंदुसार के दरबार में जा, जिससे बिंदुसार ने तीन वस्तुएं मीठी मदिरा, सूखी अंजीर और एक दार्शनिक सोफिस्ट की मांग की थी, किंतु उसने दार्शनिक को छोड़कर अन्य दोनों वस्तुएं बिंदुसार के पास भेज दिया। दार्शनिक के विषय में यह कहलवा दिया कि दार्शनिकों का क्रय विक्रय हमारे यहाँ नहीं होता। बिंदुसार जो है दार्शनिकों का प्रिय शासक भी माना जाता है। टामी
फिलाडेल्फस सेकेंड। प्लिनी के अनुसार ये मिस्र के शासक टॉनी फिलाडेल्फस सेकेंड ने डायनोसियस नामक अपना राजदूत मौर्य दरबार में भेजा, परंतु यह स्पष्ट नहीं है, मतलब ये स्पष्ट नहीं है कि यह राजदूत बिंदुसार के समय आया था, उसके पुत्र अशोक के समय। यद्यपि ज़्यादातर इतिहासकार यही मानते हैं कि यह राजदूत अशोक के समय आया था, ज़्यादातर इतिहासकार यही मानते हैं। थेरावाद परंपरा के अनुसार बिंदुसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था, जबकि बौद्ध ग्रंथ जो दिव्यावधान पुस्तक से यह पता चलता है कि वह आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था, जैसे कि उसके राज्यसभा में आजीवक संप्रदाय के एक ज्योतिष निवास करते थे। अंततः 273 ईस्वी में बिंदुसार की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अशोक गद्दी पर बैठता है। तो अशोक शासनकाल क्या है उसका? 273 से 232 ईसा पूर्व तक। पहली चीज, अशोक कौन था? बिंदुसार का पुत्र था। पहली चीज, बिंदुसार की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अशोक 273 ईस्वी में मगध के सिंहासन पर बैठा, किंतु उसका राज्याभिषेक 4 वर्ष बाद होता है। कब होता है? 4 वर्ष बाद। किंतु उसका राज्याभिषेक 4 वर्ष बाद 269 ईस्वी में हुआ। गद्दी पर बैठने से पूर्व वह कहाँ का राज्यपाल था? वो तक्षशिला का राज्यपाल था। सिंघल अनुसूचियों के अनुसार उसने अपने 99 भाइयों की हत्या करके सिंहासन प्राप्त किया था, किंतु यह शत-प्रतिशत नहीं, ये एक प्रमाणिक मानता नहीं है, क्योंकि अशोक ने 5वें शिलालेख में उसने अपने भाई थे जो उनके परिवारों का उल्लेख किया। कौन से शिलालेख में? 5वें शिलालेख में। यद्यपि कुछ इतिहासकारों का मानना है कि अशोक का संघर्ष मात्र उसके बड़े भाई सुसीमा से था के साथ हुआ था। अब अशोक की उपाधियां, उसने कौन कौन सी उपाधियां धारण की थी? उपाधियां देवनाम प्रिय अर्थात देवताओं का प्रिय अभिलेख, मतलब कि देवनाम प्रिय का मतलब है देवताओं का प्रिय अभिलेख। ये कहाँ है? बाबू और एवं वैराट में है ये। और उसने राजा की भी उपाधि धारण की थी। उसके अन्य नामों में आते हैं, क्या क्या नाम थे? चंडाशोक, ये बौद्ध ग्रंथों में कहा गया है। अशोक मास्की, नतनूर, उंडगोलन अभिलेखों में कहा गया है। अशोकवर्धन उसे पुराणों में कहा गया है। बुद्ध शाक्यमुनि मास्की अभिलेख में कहा गया है। माता कौन थी इनकी? शुभदांगी माता थी। ये चंपा के एक ब्राह्मण की कन्या थी। कहाँ कहा गया है? दिव्यावधान में। और नाम देखिए, पाजदिका, धम्मा, ये महाबोधि वंश में इनकी माता को बताया गया है। पत्नी क्या थी? तिस्रक्षित, ये दिव्यावधान में कहा गया है।
करुवाकी ये कौशाम्बी स्तंभलेख में कहा गया है। महादेवी महाबोधि वंश में इसे पहली पत्नी बताया गया है, महाबोधि वंश में। पद्मावती अशोकावदान में कहा गया है, लेकिन ये पत्नियां थीं। पुत्र कौन कौन थे? तीवर ये कौशाम्बी अभिलेख भाई ये काकुवाकी की पुत्र था। महेंद्र ये बौद्ध ग्रंथ में कहा यह महादेवी का पुत्र था। कुणाल ये बौद्ध ग्रंथ में ये पद्मावती का पुत्र था। जलोक ये कल्हड़ की राजतरंगिणी में कहा गया है। राजतरंगिणी। पुत्री कौन थी? संघमित्रा ये महादेवी की पुत्री थी, ये बौद्ध धर्मों में कहा गया है। चारुमती ये बौद्ध ग्रंथों में कहा गया है कि ये पुत्रियां थी अशोक के, और अशोक के पुत्र कितने थे? 4 पुत्र थे। पत्नी कितनी थी? कई पत्नियों का उनका उल्लेख मिलता है आपका। अब पहला अशोक की विजय। तो पहला जो युद्ध हुआ था कालिंग का युद्ध, क्या कालिंग का या उड़ीसा युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में। अभिषेक के 8 वर्ष बाद, राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद, अर्थात 9वें वर्ष में। कब? 261 ईसा पूर्व। किसमें मिलता है इसका उल्लेख? कलिंग युद्ध का 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का उल्लेख मिलता है। तो मौर्य शासक अशोक के समय की एक महत्वपूर्ण घटना है कालिंग के पर आक्रमण करना। इसने अपने राज्य अभिषेक के बाद अपने पिता या पितामह की दिग्विजय नीति को जारी रखा, जिसके तहत उसने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद अर्थात 9वें वर्ष में 261 ईसा पूर्व में कालिंग पर आक्रमण किया, जिसका उल्लेख हमें 13वें शिलालेख में मिलता है। जिस समय अशोक कलिंग पर आक्रमण किया उस समय स्पष्टता किसी राजा का उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन एक शासक नंदराज का कुछ इतिहासकारों ने पुष्टि की है। कलिंग पर आक्रमण कर अशोक ने एक भीषण नरसंहार करवाया, अंततः उसे जीत भी लिया। कालिंग युद्ध के अतिरिक्त अशोक ने कश्मीर, खस, नेपाल, अफगानिस्तान, बंगाल एवं दक्षिण भारत पर भी आक्रमण कर उसे जीत लिया। इस विजय के बाद अशोक ने कश्मीर में श्रीनगर एवं नेपाल में देवपत्तनम नामक नगर बसाया। अब कालिंग विजय के कारण कि क्या कारण रहे इसको विजय करने के लिए, तो इस कालिंग अभियान के पीछे राजनीतिक, आर्थिक एवं व्यापारिक कारण उत्तरदायी थे, जिसके राजनीतिक कारण के अंतर्गत कर्नाटक तक की विजय पहले ही की जा चुकी थी। कब हो गई थी? ये बिंदुसार के समय हो गई थी कर्नाटक तक विजय। अब केवल कलिंग राज ही बीच में अविजित था, अतः इसे जीतना भी आवश्यक था। इसके अतिरिक्त महापद्मनंद ने इस कालिंग को इससे पहले भी जीत चुका था, इसलिए इसे जीतना आवश्यक था। आर्थिक कारण में के अंतर्गत खनिज संपदा आर्थिक केंद्र, यह खनिज संपदा की दृष्टिकोण से ही महत्वपूर्ण था, जिसे अशोक पाना चाहता था। इसके अतिरिक्त समुद्र तटीय नगर था, जो व्यापार की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण था।
अतः कलिंग स्वतंत्र रहेगा तो समुद्र और स्थल दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व एशिया के व्यापार में रुकावट भी बन सकता था। इन्हीं सब कारणों के कारण अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कर मगध में मिला लिया। परिणाम क्या हुआ इसका? कलिंग युद्ध की हृदय विदारक, हिंसक और नरसंहार की घटना ने अशोक की अंतर आत्मा को तीव्र आघात पहुंचाया, जिससे अशोक ने युद्ध की नीति को त्याग दिया और दिग्विजय के स्थान पर धर्म विजय की नीति अपनाया। इस कलिंग युद्ध पर टिप्पणी करते हुए हेमचंद चौधरी ने लिखा है कि इसी युद्ध के बाद मौर्यों के राज्य का विस्तार और दौर समाप्त हो गया, जो बिंदुसार द्वारा अंगराज्य को जीत कर शुरू किया था। इसके बाद एक नए युग शांति, सामाजिक प्रगति एवं धर्म प्रचारक का सूत्रपात हुआ। इस पर अशोक ने अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीनगर, बंगाल, दक्षिण भारत, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात एवं कलिंग को जीतकर विस्तृत साम्राज्य की स्थापना की। इस प्रकार यह भारतीय इतिहास में किसी शासक द्वारा निर्मित सबसे बड़ा राज्य था। इसके बाद हम पढ़ेंगे अशोक का धम्म।